नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, अपना फोकस केवल उन्हीं पॉइंट्स पर है। सीधी, सटीक और क्वेश्चन बेस्ड जानकारी। ज्ञान किस चीज़ को कितना डीप में पढ़ना है वो आप कहीं और देख सकते हैं। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जितना ज़्यादा आपकी मदद की जा सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट सही तरीके से वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य, ऊर्जा, शक्ति में से क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और उनको बिल्कुल आप याद कर ही लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति में सबसे पहले अपन वर्क या कार्य के बारे में बात करते हैं। और कार्य को समझने के लिए पहले आपको एक बात, बल या फोर्स, सिंपल डेफिनेशन, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। पुल एंड पुश। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी आप जाते हैं तो गेट लगा रहता है कांच का, आप कंफ्यूज रहते हैं इधर देना है उधर खींचना है, या तो इससे ये भी पता लगता है कि आपको क्या नॉलेज है। लेकिन उसमें स्टिकर लगा रहता है कि अगर कोई गेट को पुश करके खोलना है तो पुश लिखा रहेगा, पुल करके खोलना है तो पुल कर लिखा। खींचना या धक्का देना क्या है? बल है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु या स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो, बल जनरली आपको आइडिया हो जाएगा। विस्थापन एक एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति ए स्थिति से बी तक पहुँचा 4 मीटर दूरी तय करके, बी से सी तक पहुँचा 3 मीटर दूरी तय करके। इस कंडीशन में आपको बोला कि ए की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल या प्रारंभिक, और एफ का मतलब फाइनल या अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक अगर दूरी पूछी जाती है तो पहले 4 मीटर चला, उसके बाद 3 मीटर चला, टोटल दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर। लेकिन इसी कंडीशन में अगर विस्थापन की बात होती तो विस्थापन देखिए, प्रारंभिक स्थिति यह है, अंतिम स्थिति यह है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट यहाँ से लेकर ये है। समकोण त्रिभुज में अगर आपको कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट करेंगे 5 आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। 5 मीटर कैसे आया ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का मान निकालना नहीं आ रहा है तो फिर और समस्या है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपको लगे कि नहीं सर, सारी चीज़ें हम तो आज ही सीखेंगे, तो ये आप कहीं और सीखें। 5 मीटर कैसे आंसर आया? बिल्कुल ईजी है। दूसरी बात, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, दूरी जो है वो ज़्यादा हो सकती है विस्थापन से या दोनों बराबर हो सकते हैं। इस सेंटेंस से या इस फॉर्मूले से क्या पता लगा है कि कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूरी ज़्यादा होगी, बराबर हो सकती है। विस्थापन कभी भी, जैसे विस्थापन होता 7 मीटर हो सकता था मैक्सिमम, 7 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन के बारे में ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी वस्तु पे घूम के, गोल घूम के वहीं आ गए, तो प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई? 0। तो अगर पूरे ग्राउंड में गोल चक्कर लगा के आप वापस वहीं आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। इस बात को ध्यान रखें, दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। अगर आप कुछ चलते हैं तो वो दूरी है ना। इस बात को क्लियरिटी के साथ देखें। विस्थापन वाली बात जब अपन अभी क्वेश्चन बेस्ड बातें करेंगे तब भी करेंगे। यहाँ केवल इस
एग्जाम्पल से और गोल वाले में, है ना। जैसे आपको कोई बोले खिलाड़ी एक वृत्ताकार फील्ड के 4 चक्कर लगा लिया, 4 पूरे हो गए ना, इसका मतलब उसका विस्थापन 0। कई बार विस्थापन जो है उसको एस की जगह डी भी लिखा रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, कई बार एस भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, बल, विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन है? विस्थापन जो है सदिश राशि है, ऐसी राशि जिसका मान दिशा पर निर्भर करता है, सदिश या वेक्टर, और दूरी जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? विस्थापन के बारे में। और अगर विस्थापन ही समझने लगे तो बहुत सारी बातें विस्थापन में ही 15 तरीके के क्वेश्चन अपन बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है, जनरल बात, विस्थापन किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, आपको क्लियर हो गया। ये बात याद रखनी है, दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश या वेक्टर क्वांटिटी है। एक ये त्रिभुज वाला और एक सर्कल में जो गोला है, घूम के वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो गया? 0। अब अपना टॉपिक था वर्क या कार्य। कार्य का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह लगा के डॉट का निशान लगाया है। उसी बात को मैंने अंग्रेजी में लिखा है, देखो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। बल को किससे? F फॉर फोर्स। और विस्थापन को मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है? S से। पहली चीज़ तो गुणा की जगह डॉट लगाया है। देखो सदिशों का जब गुणा करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। जैसे एक सदिश A है, सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर ऐसे निशान तीर वाला। अगर A और दूसरा सदिश B, उन दोनों का गुणा करना है डॉट द्वारा, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? cos थीटा। लेकिन अगर इन्हीं सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता? sin थीटा, और डायरेक्शन या इकाई सदिश के अकॉर्डिंग। तो अभी कार्य जो है ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? 2 सदिश राशियों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कार्य बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। और डॉट प्रोडक्ट की क्या खास बात होती है कि 2 सदिशों का जब गुणनफल किया जाए तो जो उनका रिजल्ट आता है वो राशि कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो अगला क्वेश्चन अपने एग्जाम से रिलेटेड, कार्य कौन सी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट हटेगा तो कौन सा थीटा आ जाएगा? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर आपको इन वैल्यू थीटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के नाम से अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो है, उसमें ये थीटा वाली जितनी भी प्रॉब्लम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, आराम से आपको थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है। ये बात आप ध्यान रखें। बल और विस्थापन, वस्तु पर बल लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है और उस बल के कारण वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, उन दोनों के बीच का कोण थीटा होगा। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वही फॉर्मूला W बराबर F डॉट S। कार्य का मात्रक जो है वो जूल, बल का मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मात्रक मीटर। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, 1 जूल को परिभाषित करो। तो इसी फॉर्मूले से मैंने 1 जूल, 1 न्यूटन और 1 मीटर, कहने का मतलब किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, उस 1 न्यूटन बल के कारण वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो, तो इस वस्तु पर
बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। आराम से देखें आप, 1 जूल की परिभाषा क्या है? अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, इस बल के कारण यह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। तो इस बात को अपन ने अभी जो समझा है, उसमें फिर भी अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लुक में देखना है कि यार ये चीज़ें अपने को याद करनी है, तो जो भी आपको अभी दिख रहा है, देखो कार्य 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए कार्य खुद क्या है? अदिश राशि है। थीटा किसके बीच का कोण है? बल और विस्थापन के। कौन सा थीटा होगा? कोस थीटा। 1 जूल कार्य का मात्रक क्या है? ऐसे भी कई बार क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? विस्थापन का। और अगर एक वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है, तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ें देखें, याद करें। जितना ज़्यादा आप उलझनों में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन, देखो सिलेबस बहुत बड़ा दे देते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 ही आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, इस बात को आप क्लियरिटी से समझते रहें। वर्क या कार्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करते हैं, या जिस अप्रोच से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखते हैं। आप इनको बड़े शानदार तरीके से देखते रहिए। एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तब आपको बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि अपना जो पैटर्न है हमने वही रखा है। कई बार आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फिक्स करके चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट डज वर्क। एक घोड़ा जो गाड़ी है, घोड़े गाड़ी है, उसको खींच रहा है तो वो काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। ए मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर डज वर्क। एक आदमी जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है वो भी काम कर रहा है। एन इंजन ऑफ ए मूविंग व्हीकल डज वर्क। एक इंजन, एक गतिशील वाहन का इंजन भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कार्य संपन्न हुआ है, तो 3 बातें मैंने आपको बता दी है। घोड़े गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है, वो काम कर रहा है। एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, काम कर रहा है। एन इंजन मूविंग व्हीकल डज वर्क। गतिशील वाहन का इंजन भी काम कर रहा होता है। 3 बातें अच्छी तरीके से आप ध्यान में रख लें। उसके बाद पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन होने के लिए वस्तु पर बल और उसके द्वारा विस्थापन भी होना चाहिए। तो मेन फोकस ये है कि विस्थापन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है, अभी अपन सपोज करें इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियरिटी के साथ आपको चीज़ें बता दूं। आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला है F.S। डॉट प्रोडक्ट अगर हटेगा, वर्क कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पर कौन सा थीटा आ जाएगा? कोस थीटा। लेकिन अगर विस्थापन ही नहीं है, S की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 आ गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा और कार्य क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन होना ज़रूरी है। अगर विस्थापन 0 तो काम 0। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए, दीवार को धक्का मारना। आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, लेकिन साइंस ये मानती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से आप धक्का लगा रहे हैं। दीवार किसकी तो है ही नहीं, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0। एक व्यक्ति पिछले 1 घंटे से दीवार को धक्का मार रहा है, क्या उसने बल लगाया है? बिल्कुल, बल 0 नहीं है दोस्तों, उस बल के द्वारा किया गया कार्य 0 है। अपने ऐप में स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा है।
आपने क्वेश्चन भी पता नहीं अटम सटम कहीं से भी कितने भी सॉल्व कर लिए, बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए, आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। फिर आप अपने घर वालों को कितना ही समझा ले कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, सिलेक्शन हुआ ही नहीं, वो कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने वाले हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इतनी मेहनत की, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सिंपल एक ही जवाब है कि पढ़ता ही नहीं होगा, डोलता फिरता है इधर उधर, कोई काम तो है नहीं। अपना मेन मकसद है आप जितना पढ़ रहे हैं उससे विस्थापन हो, उससे एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, आपका सिलेक्शन हो। सेलेक्टिव मटेरियल अगर आप देखेंगे, चांसेस उतने ही हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप दीवार को धक्का मारने की कोशिश करते रहेंगे, दुनिया आपको नकारा, असफल कहती रहेगी। तो यही टेक्निक मैं आपको इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लें, बहुत मेहनत करके, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख के, आपके पेपर की स्टडी करके फिर चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एक व्यक्ति दीवार को धक्का मारा है, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अगला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार मैदान के 2 पूर्ण चक्कर लगा दिया। एक खिलाड़ी यहाँ से शुरू हुआ, 2 पूरे चक्कर यहाँ लगा दिया, पहला चक्कर, दूसरा लगा दिया, दूसरा चक्कर, जहाँ पहले था वहीं आ गया। अब की बार फिर विस्थापन 0, तो इस खिलाड़ी के द्वारा भी किया गया कार्य 0 होगा। घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए। आप पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई आपने शुरू की, उस टाइम आपके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे कि यार क्वेश्चन पेपर ऐसे थोड़ी आता है। उसको पढ़ने बैठे, किसी एक नोट्स को देखे, यार ये तो अपने को पता है ही नहीं। कोई भी एक चीज़ आप डिसाइड कर ले, केवल और केवल एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास में है, एग्ज़ाम तक केवल और केवल उसी को पढ़ें। हर टॉपिक में आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका इतना सा है, जानकारी जब से सोशल मीडिया या यूँ कह सकते हैं ई लर्निंग या ई एजुकेशन शुरू हुआ है, आपके पास चीज़ों की कमी है ही नहीं। मर्जी है वहाँ का ज्ञान है। अब आप उसको पढ़ के खुश होना चाहते हैं या एग्ज़ाम का, आपके स्टैंडर्ड का, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चीज़ें पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या घूम फिर के यहाँ भी पढ़ लिया, वहाँ भी पढ़ लिया, ये भी जानकारी हो गई, खुश हो गए और वापस जहाँ थे वहीं आ गए, पूरा चक्कर लगा के, कार्य 0। ध्यान रखें, बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें आपको बताई जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ वो एग्ज़ाम के बाद आप फिर मानेंगे, इससे बढ़िया है पहले, और टाइम आपका ज़्यादा खर्च हो ही नहीं रहा है। एक आदमी अपने हाथों में किताब लेके स्थिर अवस्था में खड़ा है, ये किताब है, ऐसे लेके, कहीं गति नहीं हो रही है। इस किताब के जो वज़न, भार के कारण जो बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये किताब गति नहीं कर रही है, विस्थापन नहीं कर रही है। इस कंडीशन में भी किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट बात करते हैं। बल की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा ये है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कई बार पैटर्न मैंने ये बता दिया तो सर विस्थापन की दिशा ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बल की दिशा हो सकती है, ये विस्थापन, कैसे भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के समकोण पर है, 90 डिग्री पर है। अगर बल और विस्थापन के बीच का थीटा 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर कोस 90 कोस थीटा की वैल्यू 0, तो फिर से ये 0 काम फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये देखिए ग्रह और ये उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर, इसका विस्थापन इधर है और इसको अंदर की तरफ इसी कक्षा में रखने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल F इधर है।
दोनों के बीच का कोण थीटा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो काम 0। जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं एक बार, जैसे नहीं कहते कि केवल पृथ्वी की, चंद्रयान बार पिछली बार भी असफल हो गया, इस बार चंद्रयान 3 भी भेजा जा रहा है, कैसे भी करके उस पृथ्वी की कक्षा में सेट हो जाए, क्योंकि एक बार वो कक्षा में पहुंच गया तो फिर वहां पर घूमता रहेगा, फिर उस काम है ही नहीं, वर्क 0। तो किसी उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है, विस्थापन उसके 90 डिग्री हो रहा है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इन दोनों के बीच बल ये रहा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, विस्थापन ये रहा, बल ये रहा, दोनों के बीच का कोण थीटा, cos 90 की वैल्यू 0। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। वही पैटर्न ये है उपग्रह। यहाँ पर ये देखो, सूर्य के चारों ओर चक्र कौन लगाएगा? ग्रह पृथ्वी। और ग्रह के चारों ओर चक्र कौन लगाएगा? उपग्रह। इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। गुरुत्वाकर्षण बल इनको अटैच रखता है, तो वो किया गया कार्य 0। इसी कॉन्सेप्ट को अपन इधर लेके रखते हैं, तीनों को एक साथ ही लिख देता हूं। ये लिखिए, आप सिर पर वजन रखकर ले जा रहे हैं, चल रहे हैं आप बैग रख के ले जा रहे हैं, गेहूं का कट्टा सर पे रख के ले जा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके सर पर, ये देखिए, ये आप है, आपके सर पे वजन है, उसके द्वारा जो बल लगेगा नीचे, और आप चल इधर रहे हैं, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू 0, काम 0। अगर आप सर पे मटका रख के लेके जा रहे हैं तो विज्ञान उसको काम नहीं मानती, क्योंकि मटके का भार जो है उसके द्वारा बल नीचे और गति इधर, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। ये बात केवल आप पढ़े, घर पे मम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी आप पानी भर के लेके आती हो, उसको विज्ञान काम नहीं मानती, तो बाद में कुछ और हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ज़मीन पर देखिए, तीनों सिचुएशन को फील कर लेते। मटका भरा हुआ रखा हुआ है, आपने उसको उठा के सर पे रखा, इसका मतलब मटके का वजन नीचे की तरफ, आपने उसको उसके विरुद्ध उठाया और ऊपर लेके आए विस्थापन। इस कंडीशन में कार्य होगा। मटका ज़मीन पर था, आपने उसको उठा के अपने सर पे रख लिया, मटके को ज़मीन से या भार उठाकर सिर पर रख रहे हैं, तो ये कार्य है। फिर आप क्या कर रहे हैं? उसको सर पे रख लिए और आप वहीं खड़े हैं। वहीं खड़े तो वज़न तो है, भार तो है, बल तो है, लेकिन आप गति नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या है? कार्य 0। और मटके को सर पे रख के चलने भी लग गए तो विस्थापन क्या हो गया? बल के 90 डिग्री। उस कंडीशन में भी कार्य 0। मटका ज़मीन पे रखा हुआ था, आपने उसको उठा के सर पे रखा, काम किया आपने। सर पे रखने के बाद आप वहीं खड़े रहे, कोई काम नहीं है। और सर पर रखने के बाद आप चलने भी लग गए तो भी कोई काम नहीं है। इस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में कार्य किया गया है, किस में नहीं किया गया है। कई बार वैल्यू भी दे दी जाती है कि F की वैल्यू इतनी है, S की वैल्यू इतनी, थीटा भी बता दिया जाता है, तो सीधा बल भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जनरल साइंस के जो पेपर्स है उसमें आपको वो क्वेश्चन फॉर्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा करता है। एक एक बात को आप क्लियरिटी के साथ ध्यान में रखें। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि कार्य करने के लिए विस्थापन होना चाहिए, और अगर विस्थापन भी है, बल भी है, तो भी गारंटी नहीं है कार्य हो, क्योंकि दोनों के बीच अगर कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू 90 आ गई, थीटा की वैल्यू 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तब भी किया गया कार्य क्या होगा? 0 ही होगा। कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन जब सदिशों का गुणनफल हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ,
तो जो कार्य आया वो अदिश राशि है। फॉर्मूला W बराबर FS cos थीटा, ये देख लीजिए। कार्य जो है वो धनात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य ऋणात्मक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्य सदिश राशि है। ये जो ऋणात्मक है इसका मतलब ये है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। विपरीत दिशा में है मतलब थीटा कितना है 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू -1 तो पूरा का पूरा कार्य नेगेटिव में आ जाएगा। कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ देख लीजिए, सपोज दैट बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा यहाँ से बदलती हुई जा रही है ऐसे। यहाँ पर कार्य धनात्मक धनात्मक, जैसे ही 90 डिग्री आया 0, और उसके बाद इधर पूरा क्या हो जाएगा ऋणात्मक। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। अगली बात दोस्तों ये है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, या SI में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो मात्रक पद्धति है उसमें कार्य का मात्रक जूल है। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, कार्य का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS मात्रक पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रख लें, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या घर्षण के द्वारा जो बल है या घर्षण के द्वारा किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होता है। इस बात को देखते हैं, ये वस्तु इधर गति करती है और ये इसका विस्थापन की दिशा इधर है। गति के विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो है घर्षण। तो विस्थापन की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। इसलिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। एक कॉन्सेप्ट इसी ऋणात्मक धनात्मक वाली बात से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किस बल के द्वारा कार्य पूछ रहा है। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, आप ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को ऊपर की तरफ आपने फेंका, आपके द्वारा लगाया गया जो बल है उसके द्वारा किया गया कार्य, ये देखिए आपने बल लगाया ऊपर, वस्तु का विस्थापन भी हुआ ऊपर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए कार्य क्या होगा, धनात्मक। आपके द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसी कंडीशन में आपने बॉल को ऊपर फेंका, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य, वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, विस्थापन ऊपर, पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो बल की दिशा नीचे की तरफ, दोनों के बीच 180 डिग्री और कोस 180 की वैल्यू -1, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में। देखो कंडीशन वही है, सवाल को बड़े ध्यान से देखना है कि किस बल के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। आपने एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, आपके द्वारा जो लगाया गया बल है उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया जो बल है उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। फ्री फॉल या मुक्त पतन, अब आप बल नहीं लगा रहे, एक वस्तु को सीधा नीचे छोड़ रहे हैं ऐसे। इस मुक्त अवस्था, मुक्त पतन की अवस्था में आपको पता है विस्थापन भी नीचे की तरफ, और ये नीचे किसकी वजह से आ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। दोनों की दिशा एक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपके द्वारा या अपन ने कोई मुक्त अवस्था में अपन कोई बल नहीं लगाते, बस सिर्फ वस्तु को छोड़ देते हैं, तो जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है और विस्थापन भी नीचे की तरफ ही है, तो दिशा के अकॉर्डिंग ही किए गए कार्य को धनात्मक ऋणात्मक। तो कार्य से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो सकता है। फॉर्मूला बेस्ड अगर हो तो F.S और डॉट हटाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखो W बराबर FS,
बल को कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण और ये विस्थापन। ये देखो कार्य है, मास, दम है तो रोक ले। ये देखिए मास MAS, M द्रव्यमान, A त्वरण एक्सेलरेशन और S विस्थापन, इन तीनों को गुणा कर लें, साथ में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा उस पर भी कार्य निर्भर करेगा। तो बल का फॉर्मूला F बराबर m है, आप जानते ही हैं। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो तो F बराबर क्या हो जाता है, mg। और भार की अवस्था में भी जो बल है वो W बराबर वही mg ही होता है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं। कई बार द्रव्यमान दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है, विस्थापन आपको बता रखा है। तो जो वर्क है यहाँ पर ये वेट है, भार, तो वर्क कई बार आपको द्रव्यमान दे दिया, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 और कितनी ऊंचाई तक उसको ले जाया गया उस वे में भी आपसे बात की जा सकती है। पहली बात है कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो क्या कहलाएगी, एनर्जी या ऊर्जा कहलाएगी। ऊर्जा कार्य की तरह अदिश राशि है और इसका मात्रक भी जूल होता है और एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। जूल जो है वो SI या MKS मात्रक है और अर्ग जो है वो CGS मात्रक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं और उसके 8 रूप आपके सामने हैं। यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा, हीट ऊष्मा ऊर्जा, केमिकल रासायनिक ऊर्जा, लाइट प्रकाश ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा, साउंड या ध्वनि ऊर्जा, मैग्नेटिक या चुंबकीय ऊर्जा और न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा। जनरली 10th क्लास के लेवल तक जब बात की जाती है, देखो आपके सिलेबस में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड तीनों अलग अलग है, मैग्नेट भी है, ऊष्मा भी है, नाभिकीय ऊर्जा भी है। तो जहां जरूरत होगी वहां इस तरीके से अपन बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसी यांत्रिक ऊर्जा का पहला रूप स्थितिज ऊर्जा बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन अगर अपन बात करें, डेफिनेशन तो अपन बात करें, साथ में इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, ऑप्शन से आपको ये फील करवाया जाता है कि जनरल साइंस है, बिल्कुल आसान से ऑप्शन होते हैं। एक वस्तु की वह ऊर्जा जो वस्तु को उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इस बात को इस 4-5 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे अपन समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला M द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण और H ऊंचाई। U बराबर mgh। U पोटेंशियल ऊर्जा, M क्या है, मास या द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाइट, वस्तु को कितनी ऊंचाई तक ले जाया गया है। स्थिति परिवर्तन का मतलब यही। इस बात को इन कॉन्सेप्ट से साथ में ये जो बातें हैं वो एग्जाम के क्वेश्चंस है। ये लकड़ी का बॉक्स है, ये हथौड़ा है, इसको अगर आपको तोड़ना है तो इस हथौड़े को ऐसे ऊपर ले जाके फिर जोर से मारना पड़ेगा। जब आप हथौड़े को ऊपर ले जा रहे हैं H ऊंचाई तक, हथौड़े का कुछ द्रव्यमान है G 10 है ही, तो जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहेगी। और जैसे ही आप इसको वापस लाओगे उस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के द्वारा ही कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से ये लकड़ी का बॉक्स टूट जाएगा। हथौड़े की चोट के कारण लकड़ी का बॉक्स टूट गया है। इस बॉक्स को तोड़ने में जो किया गया कार्य है वो हथौड़े के अंदर स्टोर या संग्रहित स्थितिज ऊर्जा द्वारा है। दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान, पानी की टंकी आप जमीन धरातल पर यहां रखे हुए हैं, तब ऊंचाई बिल्कुल 0 है। अब इसको आप H ऊंचाई के ऊपर अगर रखेंगे तो इसमें स्थितिज ऊर्जा mgh संग्रहित या स्टोर हो जाएगी। और इस
टंकी के अंदर जो पानी है उसमें भी ये ऊर्जा रहेगी, और जितनी ऊंचाई पर लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर होगी। और इसी की वजह से यहाँ से जब पानी की सप्लाई की जाएगी तो बहुत ज्यादा दूर तक पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि वो जो स्थितिज ऊर्जा है उसके द्वारा ही, उसी ऊर्जा के द्वारा पानी की सप्लाई के दौरान जो गतिज ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी स्थिति में परिवर्तन किया और परिवर्तन के कारण पानी या टंकी के अंदर ऊर्जा संग्रहित हो गई, और उस ऊर्जा के द्वारा ही काम किया जाएगा जिससे पानी की सप्लाई आसान हो। आकार में परिवर्तन की बात जब आती है तो बात स्प्रिंग की होती है। ये आपके पास स्प्रिंग है, यहां पर ये बॉल है, ये बॉल है। आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर ये इधर संपीड़ित कर दिया। आकार में जब आपने परिवर्तन किया तो इस स्प्रिंग में क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई, स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा का संग्रहण हो गया। और जैसे आप इसको छोड़ोगे वो स्थितिज ऊर्जा इस बॉल को वापस इस दिशा में गति करवाएगी। तो स्थिति में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, G का मान 10 अप्रोक्सीमेट होता है, 9.8 एग्जैक्ट। वो कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होता है। m का मतलब द्रव्यमान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाई शेप की आपने जानते ही हैं गिलोल, ऐसे वाई शेप का धागे ऐसे फंसा के उसमें पत्थर फेंकने का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो रबड़ है ये ऐसे, और यहां पर ऐसे पत्थर लगा देते हैं। जब आप इसको खींच रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जैसे आप छोड़ेंगे फायरिंग स्टोन को फायरिंग करने में जो किया गया कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है, स्थितिज ऊर्जा के द्वारा। ये कुछ जनरल बातें हैं, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है U बराबर mgh। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस तरीके के क्वेश्चंस में होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, m बराबर 2 किलो के द्रव्यमान को ऊपर ले जाके 6 मीटर ऊंचाई पे रख दिया, तो बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां देख लेते हैं कंडीशन फर्स्ट में U बराबर mgh, m कितना है 2, g कितना मान सकते हैं 10, और ऊंचाई कितनी है, तो ये कितना हो गया 20 और 120, क्या हो गया 120 जूल। ये फर्स्ट कंडीशन ये वाली। दूसरी कंडीशन में 2 किलो के द्रव्यमान को पहले 2 मीटर ऊपर ले गए, फिर 3 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, फिर 2 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर वापस, फिर 2 मीटर ऊपर। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ऊंचाई या दूरी को 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 कर देता है, और फिर बोलेगा कि इसमें जितनी भी ऊर्जा है उसमें 2 गुनी होगी। ऐसा नहीं है। h का मतलब ऊंचाई है, हाइट है, और वैसे भी आपको याद होगा m, g क्या है a एक्सेलरेशन, और हाइट क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो बात वही कार्य ही है, कार्य ही ऊर्जा होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी ये बताती है, और उसको अपन पढ़ेंगे भी। इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि विस्थापन बात कर रहे हैं, किधर घुमा है कोई मतलब नहीं, पहले कहा था अब कहाँ है, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, 6 मीटर है। दूसरी कंडीशन में भी U की वैल्यू कितनी आएगी 120 जूल। ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान वही रहेगा। स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है, इधर आप कितना भी लंबा लेके जाइए, ऊंचाई कितना गया है और दोनों की ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 6 मीटर है। स्थितिज ऊर्जा और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और मेन जो बात है वो इस तरीके से आपको याद रखनी है। फॉर्मूला U बराबर mgh, मात्रक जूल, बाकी सारी बातें अपन बात कर ही रहे हैं। क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आपका सॉलिड होगा, तो आराम से क्वेश्चन सही होने वाले। गतिज ऊर्जा के बाद अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की जो मूविंग या गतिशील जो बॉल है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। इंजन का प्रत्येक मूविंग पार्ट गतिज ऊर्जा रखता है। ये जो इंजन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ
कई बार स्टूडेंट के दिमाग में यूं आता है कि कोई वस्तु गति कर रही है उसमें ही गतिज ऊर्जा होगी। याद रखें, इंजन जो है वो एक जगह भी अगर उसके पार्ट भी मूव कर रहे हैं तो भी उनमें गतिज ऊर्जा ही है। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन या हाफ mv²। m क्या है? द्रव्यमान मास, और v क्या है? वस्तु का वेग। वही ऊर्जा है, इसलिए मात्रक जूल। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁷ अर्घ। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बड़ी खुशी होगी, ऐसे कि यार वाह यार 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁷। जूल जो है वो ऐसा ही एमकेएस मात्रक है, और 10⁷ अर्घ जो है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक है। ऊर्जा कोई भी हो, अदिश राशि है। 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं। पहले गतिज ऊर्जा से सिंपल इसके फॉर्मूले वाले को सोल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है mv²। 5 किलो की वस्तु का जो है वो 2 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है। इसमें संचित ऊर्जा अगर आपको निकालनी हो तो आधा। द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। आपके स्टैंडर्ड के जो सवालों में आपको ये याद रखना है, अगर द्रव्यमान ग्राम में हो तो उसको किलोग्राम में बदलना है। यहाँ 5 किलोग्राम है। अगर यह मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। यहाँ सीधा 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर ये, और ये कट गया, और आंसर कितना आ गया? 10 जूल। फॉर्मूला ग्राम है तो किलोग्राम में बदलो, किलोमीटर प्रति हावर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो ये गतिज ऊर्जा से संबंधित बिल्कुल सिंपल बात। कोई भी वस्तु गतिशील है, या इंजन का जो प्रत्येक पार्ट है, इंजन काम कर रहा है, गतिशील है, इंजन का प्रत्येक मूविंग पार्ट गतिज ऊर्जा रखता है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात गतिज ऊर्जा की नहीं है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की है, और उसका फॉर्मूला है U = ½ kx²। इसको अपन मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। अभी अपन दिशा के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करते हैं। k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, और x क्या है? मूल जो भी अवस्था है उससे कितनी संपीड़ित या खींची गई है स्प्रिंग। जैसे किसी स्प्रिंग का k कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर। इससे आपको ये और पता लग गया कि स्प्रिंग नियतांक का कैसे लिखेंगे मात्रक? न्यूटन पर मीटर। तो आप k का मान 50, यहां पर x जो है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब उसको संपीड़ित किया गया है। सपोज करो एक स्प्रिंग आपके पास है, इसको मैं मिटा देता हूं। इस स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से देखें। ये आपके पास स्प्रिंग है, ये देख लीजिए। आपने इसको यहां पर बल लगाकर संपीड़ित कर दिया। यहां थी 1 सेंटीमीटर, आपने इसको संपीड़ित कर दिया। आपने मतलब किसी व्यक्ति ने यह बल लगाया और फिर स्प्रिंग संपीड़ित होकर ऐसे रह गई। याद रखें, उसको यहां तक संपीड़ित रखना ही पड़ेगा। इसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर भी एक बल पैदा हो गया। ये जो बल है, ये जो इसको संपीड़ित कर रहा है, अगर वो थोड़ा छोड़ते ही वापस उसका विरोध कर रहा है, मतलब व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल का डायरेक्शन इधर है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया जो बल है या लगाया जा रहा जो बल है उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। अभी यहां देख लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 को कितने में? 100 से, तो स्क्वायर करना है, तो इसलिए ये इसको इससे अपन काट देंगे सीधा। 25 10 की पावर 4 है, ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी। 25 को 2.5 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, और आंसर कितना आ गया? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? आपके पास एक स्प्रिंग थी, सामान्य अवस्था से आपने 1 सेंटीमीटर संपीड़ित कर दी। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अगर सवाल ये पूछा जाता है तो ये देख लीजिए, व्यक्ति ने बल इधर ही लगाया है और वस्तु का संपीड़न भी इधर ही हुआ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है।
तो अगर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तो आपको पॉजिटिव में 2.5 इंटू 10⁻³ जूल प्लस में आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा हो कि स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, तो स्प्रिंग का जो बल है वो विरोध कर रहा है, इसका वो इधर लग रहा है, इसलिए यही मान किस में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहां पर याद रखें, मैं आपको क्लियर कर दूं, गतिज ऊर्जा शुरू की है उसके जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आप किसी स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यह समझाने की कोशिश है कि स्प्रिंग नियतांक का मात्रा कितना है, न्यूटन पर सेकंड, किलोग्राम में लिखना है अगर एम का मान हो तो, एक्स जो है वो मीटर में आना चाहिए, सेंटीमीटर है तो उसने को अपन ने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया है। ये स्प्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आपको क्लियरली बताया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। अगर व्यक्ति द्वारा है तो पॉजिटिव और स्प्रिंग द्वारा है तो क्या होगा, नेगेटिव मान होगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऊर्जा के रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। ताप विद्युत संयंत्र, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर पहला एग्जाम्पल लिया है। पहले क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, कोयले को जलाकर और पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाएंगे और फिर उस भाप से टरबाइन एक मशीन है उसको घुमाएंगे और विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर है। अब ऊर्जा का पहला रूप इस पूरे प्रोसेस में कोयला कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का दूसरा रूप, उससे फिर जल के द्वारा भाप बना दी, दूसरा रूप क्या हो गया, ऊष्मा, कोयले को जलाया ऊष्मा उत्पन्न हुई। तीसरा और चौथा रूप क्या हुआ, उस ऊष्मा से टरबाइन घूमा तो घूमने से गतिज ऊर्जा, और लास्ट में उस टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनी। मैंने आपको एक एक स्टेप की जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो बताया है, लेकिन अगर सीधी बात करें कि ताप विद्युत संयंत्र में कोयले द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, बात ठीक है, कोयला रासायनिक ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो ताप विद्युत संयंत्र का मेन काम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ऐसे ही एक और संयंत्र है जल विद्युत संयंत्र। बहती हुई नदी में बांध बनाकर जल को ऊंचाई तक संग्रहित किया जाता है, ऊंचाई से जल गिराया जाएगा, उसके द्वारा टरबाइन घुमाया जाएगा और विद्युत ऊर्जा। तो वही जल को ऊंचाई पर संग्रहित किया गया स्थितिज ऊर्जा, टरबाइन घुमाया गया गतिज ऊर्जा और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो अगर सीधी बात करें तो जल विद्युत संयंत्र में जल को ऊंचाई पर संग्रहित कर विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो ऊंचाई पर संग्रहित करने को स्थितिज ऊर्जा और वो किसमें कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें दोस्तों तो ताप विद्युत संयंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बीच में कौन कौन सी एनर्जी भी आई वो भी मैंने आपको क्लियरली समझाया है। ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ऊर्जा का रूपांतरण, किसी भी लेवल से आप बात करें आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण में अब अपन बात करते हैं पवन चक्कियों के बारे में, विंड मिल्स के बारे में। पवन या विंड किसे कहते हैं, बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। और पवन चक्की चलने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, पवन चक्कियों में क्या हुआ, पवन के द्वारा गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमेंगे विद्युत ऊर्जा, तो पवन चक्कियाँ गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगर आप हर चीज़ को रट्टा ही मारेंगे ना तो फिर याद नहीं रहने वाला। आप चीज़ों को सोचें समझें, पवन चक्कियाँ, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी। अब आप ये सोचें कि पूरी लिस्ट को आप याद करेंगे तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जैसे माइक्रोफोन या माइक क्या करता है, आप उसमें बोलते हैं और वो जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप इसको फील करें, सोचें, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब आंखें बंद करके आप यही सोचें कि नहीं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, तो फिर याद नहीं रहने वाला है। जैसे लाउड स्पीकर है तो वो क्या करेगा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको किस में, साउंड एनर्जी में। मतलब आपने माइक में बोला साउंड एनर्जी, वो माइक तार के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देगा। बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है और बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश में गर्म भी होता है और लाइट भी देता है। इलेक्ट्रिकल आयरन या विद्युत जो प्रेस है वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में। गैस स्टोव क्या करता है, गैस क्या है, रासायनिक ऊर्जा उसको ऊष्मा और प्रकाश में। ये कुछ भी सोचने की बात नहीं है, गैस आप जलाते ही हैं, अच्छा गैस भरी है, रासायनिक ऊर्जा जलाया तो प्रकाश भी है और गर्म भी है, ऊष्मा भी है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जिसकी वजह से आपके जो पानी है वो छत की टंकियों तक पहुंचेगा। विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के काम आता है ये। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में नाभिकीय जो ऊर्जा है उसको क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है, कंट्रोल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से टरबाइन घुमाए जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितने भी संयंत्र हैं उनकी बातें, बीच में कौन कौन से एनर्जी बनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको सीधी बातें सोचनी है। देखो ताप विद्युत संयंत्र रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्कियाँ गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन और स्पीकर, लाउड स्पीकर के बारे में आप सोचें, बल्ब, आयरन, गैस स्टोव, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र से तो बहुत बार सवाल आए हैं। आप चीज़ों को सोचें। विद्युत मोटर में कई बार पूछा जाता है, बच्चा उल्टा करके आ जाता है, उल्टा सोचता ही क्यों है भाई। विद्युत मोटर क्या करती है, आप करंट लगाते हैं विद्युत ऊर्जा और उससे यांत्रिक ऊर्जा से पानी ऊपर पहुंचाएगी। विद्युत जनित्र में विद्युत उत्पन्न होती है किससे, यांत्रिक ऊर्जा से। मोमबत्ती हो गई और न्यूक्लियर। तो ये था ऊर्जा के रूपांतरण। ऊर्जा से संबंधित बातें कंप्लीट है। किसी भी लेवल का आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़े ध्यान से चीज़ों को देखें, बार बार चीज़ों को समझें। इन्हीं चीज़ों को जब आप कंप्लीटली रूप से तैयार कर लें तो फिर आपकी मर्जी है जो पढ़ें, लेकिन पहले इनको अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों अब बात करते हैं पावर या शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर या शक्ति, P बराबर W/T। P पावर, W वर्क, T समय। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक है वाट, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो 1 वाट की परिभाषा क्या होगी, यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो उससे जो प्राप्त शक्ति होगी वो 1 वाट के बराबर होगी। अगली बात है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और 1 HP या हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ऊर्जा का कॉमर्शियल जो यूनिट है, व्यापारिक मात्रक है, वो है किलोवाट आवर। सभी बुक्स में इसको शक्ति में ही पढ़ाया जाता है। एक एग्जाम में सवाल आया किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो हर जगह ही बच्चे को लगता है शक्ति से संबंधित है। याद रखें वाट गुणा सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, जूल। और जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। वाट की जगह किलो कर दिया, सेकंड की जगह घंटे कर दिया, तो भी इधर क्या आएगा, जूल। मतलब किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का। किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकंड। और इसको कैलकुलेट किया तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। इस 1 किलोवाट घंटे को ही 1 यूनिट कहा जाता है, जिसको आप अपनी मीटर की रीडिंग में देखते हैं। तो किलोवाट आवर किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। एक क्वेश्चन बताता हूं, जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस शक्ति से संबंधित शक्ति का मात्रक, 1 वाट की परिभाषा,
1 HP में कितने वॉट होते हैं, और ये सारी बातें, और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। 100 वाट के 4 बल्ब रोजाना 4 घंटे चलते हैं, तो टोटल वॉट कितना हो गया 400। 400 को अगर आपको किलोवाट में बदलना है तो 1000 का भाग दे दें, ये संख्या आ गई क्या, किलोवाट। आपको यूनिट निकालना है, अगर बिजली का बिल निकालना है तो किलोवाट तो कितने हो गए 400 बटे 1000। उसके बाद अब घंटे निकाल लें। एक दिन में कितने घंटे, 4। मार्च महीना मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, कई बार महीने के दिन से भी कंफ्यूज करता है। तो जनवरी, फरवरी और उसके बाद मार्च में कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31। अगर यहाँ पर महीना चेंज होता है, जैसे आपको बोल दिया सितंबर महीने का जो भी चल रहा है उसका बिल बताइए, तो फिर यहाँ पर संख्या कितना आ जाएगी 30। एक दिन में 4 घंटे, तो 30 दिन में कितने घंटे भी हो गए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये कट गया इस जीरो से, ये जीरो कट गया, और 4 और 4 16, और 16 को 3 से कितना हो गया 48 यूनिट आपका बिजली का बिल आएगा। ये तो यूनिट है। अभी बिजली का बिल 1 यूनिट का पैसा कितना है 8 रुपये। तो आपके मीटर में रीडिंग कितनी आएगी 48 यूनिट। तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा 4, और कितना हो गया 8 चौके 32 और 6 38। तो आपका सितंबर महीने का बिल 384 रुपये आ जाएगा। 8 को 8 से गुणा किया 64, 4 6 बच गए, 8 चौके 32 और 6 38, 384 रुपये सितंबर महीने का बिल आ जाएगा। इस तरीके से आपको शक्ति से संबंधित क्वेश्चन, इसमें बल्बों की संख्या, रोज़ाना कितने घंटे चलते हैं, वाट को, कई बार बच्चा वाट और उधर घंटे को सेकंड में बदल के फिर जूल में निकाल के इस तरीके से कोशिश करता, उल्टा फंसोगे। इसलिए वाट को सीधा 1000 का भाग देके किलोवाट में बदल दो। क्लियर है बात। कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा है, ये कार्य करने की दर शक्ति है। फॉर्मूला मात्रक वॉट, 1 वॉट की परिभाषा, 1 HP में कितने वॉट, किलो डब्ल्यू या किलोवाट आवर किसका मात्रक है ऊर्जा का, 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। सीधे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 3.6 × 10⁶ और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपके सामने है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी क्लियर हो गई।